वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ सच के साथ। और मेरे साथ हैं मेरे प्रोग्राम के मेहमान सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। नाज़रीन और सामीन, वक्त की किल्लत के बायस मैं आज लंबी कोई तमहीद नहीं बांधूंगा, लेकिन दो बातें जरूर कहूंगा। जो कौमें अपने माजी से सबक हासिल नहीं करती, वो हमेशा, अगर मैं एक लफ्ज़, मुसीबत यह है उर्दू में मुझे उसका लफ्ज़ अगर मुतबादल नहीं मिलता, ज़लीलो खार होती रहती है। उनको 10 लाख के 100 प्याज भी और 100 जूते भी खाते हैं। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के बनने के 24 साल 4 महीने और 2 दिन के बाद बानिए पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी कौम अपने ऊपर एहसान जताती है, जानती है, समझती है, उस एहसान को आधा काट दिया गया। और क्यों कटा? कि वहां पे उनको पस्ता कद समझा जाता था, उनका रंग काला समझा जाता था, उनको धोती पहनने वाला समझा जाता था, उनकी छातियां बड़ी चौड़ी नहीं थी, वो कोई मार्च पास्ट में बड़ा लंबी चौड़ी बाजू नहीं उठा सकते थे। और फिर उस कौम ने मजबूर होकर, जब आपने उनकी इलेक्शन की जीत को ना माना, तो फिर उनने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। वो दूर हो गए, चले गए। आज 50 साल बाद वो पिस्ता कद वाले, वो काली रंगत वाले, वो कमजोर से नातवान नौजवान आज दुनिया की माशियत में बहुत बड़ा हिस्सा है। वो अपनी, जो उनकी जीडीपी, जो उनकी माशियत है, जो उनका अमन व अमान है, जो उनकी हर काम में, वो बहुत आगे चले गए। अब उनको पकड़ना मुश्किल है। और फिर एक और बात, 16 दिसंबर 2016, इनमें एक मुमासलत है। 16,1971 और 16 दिसंबर 2016, इसके पीछे कौन लोग हैं? और वही लोग हैं जो हैं, उन्हीं की वजह से आज तक ना 16 दिसंबर 2016 के लोग पकड़े गए, 150 बच्चे, उस कौम के बच्चे, वो इस दुनिया से चले गए, टीचर्स भी गए। लेकिन क्या हुआ? कौमी तराने, मिली तराने, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ना कुछ हुआ, ना कुछ हुआ। होगा। खैर, हम तो यही कह सकते हैं कि नोहा पढ़ें या क्या करें, हमारा कोई तल्लुक है, मतलब अपनी जान को रो रहे हैं। हमारा अपना वतन जो है वो कैसे है। अच्छा, एक और बात बताऊं, ये फवाद चौधरी साहब वजीर हैं इमरान खान साहब के, लेकिन वैसे है बड़े तड़ल्ले के बंदे हैं कि हर वो बात बताते हैं कि जो कमजोरियां हैं, कभी कुछ, दवाई में कीमत बढ़ गई, कौन सा रफड़ बढ़ जाएगा। और आज एक और बात जो मैं शौकत साहब से भी बस में उनको मैं जा रहा हूँ कि बातें बहुत है, मैं रास्ते बातें करेंगे हम लोग। मोइद यूसुफ साहब हैं जो उनके मामले खसूसी हैं कौमी सलामती कमेटी के कौंसल के। उन्होंने कहा कि वो जो वजीर अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस थी जहां पे बड़ा रोला पड़ा हुआ था कि जी उन्हें बुलाया और हम गए नहीं है, वो रोला ये नहीं था। वो ये हुआ कि वहां पे कुछ सेशन होते हैं, 2-3 थे उनके। उन्होंने जो इब्तदाई सेशन था उसमें इनको बाज़ाब्ता इतला नहीं थी, ना इनको बुलाया ना ही कुछ किया, वो वैसे भी ऑनलाइन होनी थी। उन्होंने इनको कहा जी कि वो तो हमारे सारे मामले पूरे हैं, आपने 3 मिनट की अपनी थोड़ी सी को बातें करके वो हमें भेज दें, तो हम उनको उसमें चलाएंगे अपने बुलेटिन में। यानी ये कैसे वजीर है, ये कैसे विषय कि अपने वजीर आजम की वैसे ही बेइज्जती, खुद ही बेइज्जती करवा रहे हैं। भाई उनको बुलाया ही नहीं है, हम लोग ने ऐसे ही। वजीर खारजा ने कहा वो मुश्ताक थे दीद के, पता नहीं कौन सी दीद थी इतनी बड़ी उस वजीर खारजा को अड़ी आई हुई। तो और ये जो मोइद यूसुफ साहब है, कौमी सलामती के मशीर इधर है, और अमेरिकन कांग्रेस का जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है, ये उसके बाकायदा मुलाजम है, इनको वहां से तनख्वाह मिलती है। और ये बड़ी बावसूख जरिए से बंदे ने बात की है, और वो बंदा ऐसे नहीं कर सकता। और एक और बात, खानेवाल का इलेक्शन हो गया, वहां पे पीपी के उम्मीदवार ने जुल्फकार अली भट्टो साहब, बेगम नुसरत भट्टो, मोहतरमा बेनजीर भट्टो शहीद और आसिफ जरदारी बिलावल भट्टो की तस्वीरें लगाई। टीएलपी वालों ने मौलाना खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा साद रजवी, और नून लीग वालों ने नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और हमजा शरीफ। और पीटीआई की उम्मीदवार ने सिर्फ अपनी तस्वीर लगाई, तो वजीर कायदे जमात की नहीं लगाई।
तो मैंने किससे पूछा यार ये क्यों नहीं लगाई, तो उसने कहा उन्हें पता था वोट तो मिलेंगे नहीं लेकिन गालियां मिलेंगी, लिहाजा ये इतना हो गया कि अब उनका नाम लेना भी शर्मिंदा हो गया, अवाम शर्मिंदा होती है। तो अभी हम चलते हैं शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, वालेकुम सलाम। सर 16 दिसंबर 1971 उसकी बात थी थोड़ी। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि 1949 से पहले चाइना कौम जो थी, आपने खैर तारीख माशाल्लाह मुझसे बहुत अच्छी पढ़ी है, बहुत आप जानते हैं कि इनको अफ्यूम और वो काश्त पे लगा, अफ्यूम पे लगे हुए थे ना पहले। ये तो बड़ा मशहूर वाकया कि चाइनी जो थे वो सोए रहते थे। और उसके बाद फिर चाइना चाइना को कॉलोनाइज कर दिया था जापान ने। जी जी और जी जापान के साथ अमेरिका और दूसरे मुल्क जी भी। बरतानिया ये सारे बीच में आ गए थे, मतलब उनको लगा दिया था। तो लेकिन ये है कि जब उनकी क़यादत उठी, उन्होंने इंकलाब बर्पा किया। जी जी तो जी आज वही चाइना है जो पाकिस्तान के बाद। उसी पे उसी पे मैं अर्ज करने लगा था। लेकिन उसने तो आज़ादी हासिल की थी ना, जी जी नहीं इनको तो मुल्क बना के दिया ना किसी जी ने। जी 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 मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। तो आज चाइना की जो माशी तरक्की है, उसके सिस्टम के साथ उसके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, वो एक अलग दास्तान है। जी बट जी उसने मैशत के अंदर जो इतनी तरक्की की है कि आज वो सुपर दुनिया में जी पावर, जी वो सुपर पावर, इकोनॉमिकल सुपर पावर है, वो अमेरिका के बराबर की। बराबर जा रहा है। मैं वो अर्ज ये कर रहा था जी 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 कि जी 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 जी, बात करें आप। जी वो चाइना को उस वक्त उन्होंने उनके लीडरों ने निजात दिलवाई किससे? फीम से, भंग से, चरस से, गांजे से। और मुमलकत इक़्तिसादात पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं कि भंग के बड़े फायदे हैं, इंसाफ के फायदा कोई नहीं दुनिया में, इसमें इंसाफ दे नहीं सकते हम। लेकिन भांग की और ये जो हीरोइन की सजा है इसमें फर्क करते हैं, और भांग और ये जो है ना ये सेहत के लिए बड़ी मुफीद है, हम्म। तो लिहाजा सारे पियो तो संवो। तो मैं अब आपके पास, अब बातें फिर बीच में करते रहेंगे छोटी छोटी। तो तो आप देखिए, 16 दिसंबर पे रोशनी डालेंगे या क्या ये करेंगे? बात ये है कि आज के इस पाकिस्तान या उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान में जी तारीख का कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो बंगालियों पे ना अपनाया गया हो। हम्म, जितने भी अल्फाज आपने दोहराए हैं, जी ये वो नफरत के अल्फाज थे जो ये बंगालियों के लिए इस्तेमाल करते थे। उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जी जी करिए। और फिर बिलाखर जब उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को उन्होंने तस्लीम नहीं किया, तो तंग आमद व जंग आमद बंगालियों ने इनसे आज़ादी ले ली जी और इनको एक इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। अमूमी तौर पर ये समझा जाता है कि जी इंडिया ने, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने बंगालियों की आज़ादी की तहरीक में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन लड़े तो बंगाली। और आज तो कुछ शायद ये भी हैं कि जो इंडियन आर्मी थी उसको तो कहा गया था कि भाई टू सेव पाकिस्तानी सोल्जर्स, जो कि मुफ्ती बानी और बंगाली जितने इन पे जले हुए और जितना इन्होंने जुल्म किया है, तो इनमें से कोई आदमी भी जिंदा नहीं रहेगा। तो नतीजा ये है कि उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने इंडिया के आगे सरेंडर किया। वो फिर वहां से बांग्लादेश से उनको इंडिया माइग्रेट कर दिया गया। बहरहाल शायद इस पे कई लोगों को एतराज हो, लेकिन हकायक अपनी जगह हकायक रहते हैं। हकायक को हम जितना मसक करेंगे वो हम उन हकायक का फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, अलबत्ता हमारी अपने बयानियां, अपनी शक्ल सूरत बिगड़ जाएगी। नून लीग 14,000 वोट से जीती है नहीं? अच्छा, जीत गई है, जीत गई है ठीक 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 ठीक। 14,000 वोट से। चलो, अभी मुझे जी इस पे भी आएंगे। अभी मैसेज आया है। तो बिलाखिर उन्होंने मुल्क अपना अलग कर लिया और आज वो मुल्कों
यानी नेशन स्टेट में एक संजीदा मुल्क के तौर पर, माशी तौर पर स्टेबल मुल्क के तौर पर, पॉलिटिकली स्टेबल मुल्क के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। और उनकी इस शब व रोज मेहनत का फल ये है कि पूरी दुनिया उनको ग्लोरीफाई कर रही है, उनको खराजे तहसीन पेश कर रही है। बल्कि मैं आज देख रहा था कि पाकिस्तान के भी बड़े मुक्तदर किस्म के साफी जो है मुबारक जी, वो मुबारकें भी दे रहे थे और तकाबल करके सद अफसोस भी कर रहे थे कि हमारी हालत ये है कि लेकिन कल उनकी माँ बहन करेंगे इकट्ठे सोशल मीडिया पे कुछ लोग, लेकिन चलो अच्छी बात है। वो तो देखें, एक बार मैं आपको बताऊं ना, सोशल मीडिया पे कोई अगर सही और दिमाग आदमी है ना, तो वो कोई बयानियां लेके चलेगा। जो लोग भी, चाहे उन्होंने लाठी कहीं की पकड़ी हो, वो वोटे जो है वो बेसिकली जहनी तौर पर मरीज और किसी के लिए काम करते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहे होते हैं। और उनका काम सिर्फ ये है कि दूसरों को गालियां देना, उनको एजेंट साहब क्रिटिसाइज कर। बनाना। तो ऐसे लोगों की बातों पे तो तवज्जो देना अपना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। बिल्कुल जी। मैं तो वो शख्स हूँ जिसने जो है वो इन लोगों को बहुत भुगता है। और मैं हमेशा एक कॉल पे, जिस शायद मैं नाम उस शख्स का भूल गया, उसने कहा कि हर भौंकने वाले कुत्ते की तरफ आप पत्थर लेके भागेंगे तो आप अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुंच सकते। ये बात आपने मुझे सुनाई थी और मैंने उस पर कॉलम लिखा था फिर। कुत्ते का काम है भौंकना, वो भौंकता रहेगा। जी जी। लेकिन जिन्होंने अपनी मंजिल का तयन किया हुआ है उनको अपना तेज रफ्तारी के साथ सफर जो है ना मंजिल की तरफ रखना चाहिए। और ये उन जी अहबाब को भी जो अहबाब लोगों के लिए कुछ तख्लीक करते हैं, लोगों के लिए कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं, कोई सच उजागर करने की कोशिश करते हैं, उनको भौंकने वालों की तरफ तवज्जो नहीं देना चाहिए। बल्कि जो सच उनके पास है, जो किताबों से उनको मिला है, वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम बार बार ये कहते हैं कि हमारी जाती तौर पर दुश्मनी किसी से नहीं है। हमारे मुल्क को जिस तरीके से जिन मुश्किलात और परेशानियों में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने मुब्तला रखा हुआ है, तो हम उनके लिए कोई खैर के कलमात अगर अदा करना भी चाहें तो नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमारे शौर का तकाज़ा है। आप। और हमारे यहाँ जो है एक नस्ल है जो सुधाई हुई है 47 से, वो अपने अवाम के हक के लिए लड़ नहीं सकती, बल्कि उनके हक की बात भी नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश की आज़ादी में जो सबक पहना है कि जो कौमें अपने हक को पहचानती हैं और अपना एहतराम खुद करवाना जानती हैं, उनको आग और खून के दरिया अबूर करके वो जो मिलता है वो आज का बांग्लादेश है, जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जहाँ रूल ऑफ लॉ है, जहाँ इंतहा पसंदी को अगर कुछ मुकम्मल तौर पर कुचल नहीं दिया गया तो कम से कम दबा जरूर दिया गया है। और बंगाल के लोगों का, बांग्लादेश के लोगों का जो विजन है वो बहुत क्लियर है कि हमने इस मादी दुनिया में तरक्की करनी है। और जो ये मादी दुनिया है, इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान बसते हैं, उसी तरह बतौर इंसान हमने आगे बढ़ना है। हम कोई खुसूसी लोग नहीं है, ना वो कोई खुसूसी नजरिया लगते हैं, और ना ही वो किसी ऐसा से बरतरी की तबलीग करते हैं, बल्कि वो मसावात की तबलीग करते हैं, वो दोस्ती की तबलीग करते हैं, और वो बर्दाश्त की तबलीग करते हैं, जो आज की हकीकत है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सोसाइटी में हमें अदम बर्दाश्त सिखाया जाता है। आप जितने उलमाए कराम हैं, जितने रहमतुल्लाह अलैह हैं, इन सब की तकरीरों से जो आग उगलती है
उसमें कहीं मोहब्बत नहीं फरोग होती। एक है वो नबी जो सारी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन थे, उसके नाम पे जो कत्ल गारत गरी और जिस अदम बर्दाश्त को फरोग दिया गया है, ये पाकिस्तान की सोसाइटी के जवाल है। और अन बदकिस्मती उसके साथ यह है कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, आप ये देखिए, दुनिया में फौज जो है वो एक बतौर एक एक इदारा, सब ऑर्डिनेट इदारा होता है जो अपने प्राइम मिनिस्टर या अपनी हुकूमत के ताबे होता है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान जो है, यानी वजीर आजम इमरान खान से आपने 3 साल ये तबलीग सुनी होगी कि वी आर ऑन द सेम पेज। यानी ये फख्र की बात थी कि भाई आर्मी हमारी बैक पे है, आपको हमारे खिलाफ है कोई काम करने की जरूरत नहीं, अगर किया तो इन आईनी हाथों से आपके साथ निपटेंगे। लेकिन उसमें और जी 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 जी, आप एक कसूर देखें, 74 साल से पहली दफा नवाज शरीफ जिसने उनके सामने या एस्टेब्लिशमेंट के सामने एक मौकफ पेश किया और अपने मौकफ पे कायम है, यही बात है ना। इससे पहले मुझे बताएं कौन सा वजीर आजम जिसने किया ऐसा। तो कसूर इनका अपना है ना, अपने में जुर्रत पैदा नहीं करते। देखिए बात यह है ना कि ऐसा नहीं है, हर एक ने इनको अक्ल खिरद का दर्श देने की कोशिश की। दर्श चूंकि ताकत इनके पास है तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्ज करें कि अगर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है ना, अगर उसको ना कोई मानने पे आए तो मतलब एक निहत्ता वजीर आजम क्या कर सकता है, इमरान खान ही क्या कर सकता है, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा है जो कुछ वो कर सकता था है उसने किया। उन्होंने कहा जी बुजदार को हटाओ, उसने नहीं हटाया। उसने कहा कि जी वो हम, उन्होंने जब तरफा तौर पर आईएसआई चीफ का ऐलान कर दिया, उसने जितनी एक मजामत कर सकता था उसने कई दिन तक वो टालोपाई करता रहा है उस समरी पे दस्तखत करने के। बिल आखिर सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हो गया और भी इन्वॉल्व हो गए। तो जाहिर है कि वजीर आजम के पास ये फौज है जो बुनियादी तौर पर वजीर आजम के अंडर होनी चाहिए, ये वजीर आजम के ऊपर है। और फिर आप देखिए कि मैंने कब पहले भी किसी प्रोग्राम में वो कहा था ना कि सदार कय्यूम साहब ने कहा यहाँ कोई क्या बात करे मजामत की, हर शख्स ने अपनी गर्दन आगे की हुई है कि मेरे गले में पट्टा डालो। इमरान खान अगर कहीं गर्दन से पट्टा उतारने की कोशिश करता है तो 100 पीपल पार्टी वाले और 100 नून लीग वाले जो है ना, वो मतलब यह है कि दौड़े चले आते हैं कि जनाब आप हमारे गले में। अब वो नवाज शरीफ साहब ने, ठीक, इसमें कोई शक नहीं है, और यही वजह है कि तारीख जो है वो नवाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करती है ये कि वोट मिल रहे हैं ना। उन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हुए एस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग डूइंग्स पे उन्होंने कई दफा उनको मुतनबे करने की कोशिश की, और आखिरी दफा जब ये वो जिसको डॉन ली के नाम से उन्होंने बता कहा कि आप लोग हैं जिम्मेदार इस पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने वाले, और अगर आपने अब भी ये पॉलिसियां बरकरार रखी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और वो खबर छोटी मोटी लीक हो गई कि अंदर कैबिनेट में क्या हुआ, तो नतीजा ये है कि आप देखें कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को देखें ना, नवाज शरीफ साहब के खाते में जहां बहुत अच्छी बातें जाती हैं तो वहां बहुत सारी, कि उनको खुश करने के लिए उनको परवेज रशीद की कुर्बानी देनी पड़ी, उनको खुश करने के लिए उन्हें मुशाहिदुल्लाह को जो है वो कैबिनेट से हटाना पड़ा। तो ये उनकी खुशी थी ना, वरना ये तो नवाज शरीफ साहब के बहादुर सिपाही थे जो उनके बयानिए के साथ है दामे दरमे सुखने खड़े थे और सफेदपोश। और चले। तो कहने का मतलब यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब इस बात पे उनको कहते कि अगर आपने मेरी हुकूमत को खत्म करना है तो आप ताकत के जोर पे खत्म कर सकते हो, जिस तरह उन जनरलों को जो लेके आए थे ना जब ये कैद थे, जी, जनरल महमूद। और जनरल महमूद और दूसरे जनरल जो है जी कि जी, आप ये जो है वो साइन करें, साइन करें कि हमने असेंबली असेंबली डिसॉल्व करते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि ये तो किसान भाई।
जिंदा नवाज शरीफ तो नहीं ये करेगा। इट्स ऑन माय डेथ। तो यही काम अगर वो जब इख्तिदार में बैठे हुए थे तो इनको 2-4 और साल थे। और जिस वक्त इनको जो ज़हीरुल इस्लाम जो हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहा था, तो जनरल जो है वो शरीफ को, राहिल शरीफ को वो ऑडियो सुनाने के बजाय उसी वक्त नोटिफिकेशन जारी करते और उसको घर भेज देते ना। तो नहीं, पता उसको सस्पेंड, उसको वहां से निकाल से, लेकिन घर तो नहीं भेज सकते थे ना। क्यों नहीं घर भेज सकते थे? नहीं, वो हाजिर जनरल था ना जी। नो, एज जनरल में मिस कंडक्ट में मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर हैज अथॉरिटी टू, मतलब उनका आर्मी का एक अपना तरीकाकार भी है। नो नो खैर नो जी, नो नो, ये तो शोभा ऐसे ही साहब, आज की जो बात देखो, है ना, असल मैं में ये बात कहता जी। हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को दुरुस्त करने के लिए किसी ने वो जुर्रत नहीं दिखाई जी, जिससे कि कम से कम ये आर या पार होती। और आज भी एस्टेब्लिशमेंट जो खेल खेल रही है उसका अपोजिशन की बाज पार्टियां क्या, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये भी उसी का हिस्सा है। और नवाज शरीफ साहब को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आपके केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, आप इलेक्शन के लिए अहल हो जाएंगे। कभी कहते हैं कि पहले मरहले में हमें वो, चूंकि ये जुडिशरी ने किया है तो जुडिशरी ये करेगी। जो जुडिशरी, जो जनरल जो है वो जाके इनसे फैसले ले रहे थे, तो उनको कहना चाहिए ना कि जाओ जाके इसी जुडिशरी से फिर ये फैसला लेके आ जाओ, क्यों तारीखें देते हो? कुछ इस तरह होता नहीं ना, होगा नहीं ना। जब होगा नहीं तो फिर हालात देखे ना, फिर ये लॉलीपॉप दे के ना। पानीपत की लड़ाई तो लड़नी नहीं इन्होंने। ये अपनी सियासी वैसे ही करेंगे कि अगर आएंगे फिर कुछ आगे कुछ काम आगे चलेगा। अब मुसीबत या धक्का देने की वाली बात है। मेरा जो आज का जो आपसे असल जो मसला था कि ये 16 दिसंबर थी वो, और 16 दिसंबर 2016, इन दोनों के पीछे एक ही ताकत या एक ही सिस्टम था जिनको पकड़ना चाहिए, जिनको बच्चों को बचाना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, ये जो बच्चे जी, इन्होंने शहीद हुए थे। शायरी करवाई, एक फरलंग का फासला था जहां आर्मी का हेडक्वार्टर था, और 16 चौकियां हैं उस स्कूल तक जाने के लिए जहां चेक पोस्ट लगाई हुई है इन्होंने। और वो शख्स जिसने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की, इत्तेफाक से इन्होंने उसको पकड़ भी लिया। हाँ, वो बात। और फिर जो है वो वहां से होके तो इंटरव्यू भी देना शुरू, इनकी कस्टडी में होके इंटरव्यू भी देने लगा। अब बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसने। और रैंक काफी हद तक है, ये इम्कान पैदा हो गया कि जी अब ये इनको माफ करने पे आए हुए। और सिविल सोसाइटी का छोटा मोटा दबाव और सवालात उठे तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको सजा, तो फिर उसको छोड़ भी दिया। किसी ने इनसे पूछा कि तुम्हारे इस इतनी बड़ी आर्मी सिक्योरिटी से एक आदमी भाग कैसे गया? आप ये देखिए कि जीएचक्यू पे कब्जा किए रखा हाँ, वो 24 24। घंटे नहीं, 48 घंटे। और कई बड़े बड़े जो है ना वो उनके लीडरों को रहा करके तो नेगोशिएशन के नतीजे में जी, वो, वहां पे बुलाया गया। जी जी। तो ये तो आलम है। लेकिन वो जो इमरान खान जो कहता था ना कि 10,000 आदमी बाहर निकल जाए, यहाँ पे उसने स्विट्जरलैंड में कहा था ये। मैं वो गीलियो स्विस जाता में हूँ। थी वीडियो। और अटॉर्नी जनरल ने कहा आज, कल ही अदालत 10 में, लाख कि 10 लाख आदमी आ जाए तो फिर कोई भी डिसअपियर नहीं होगा, गुमशुदा नहीं होगा। कोई इनफोर्स डिसअपियरेंसेस हैं यहाँ प्रिवेल नहीं करेंगी। अब देखो ना, एक सरकारी आदमी है जो सरकार से तनख्वाह लेता है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा होके ये कहता है कि इन लोगों की राय के लिए 10 लाख लोगों को निकलना पड़ेगा। तो तो अगर मैं अहर से जी है। जी 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 जी, ये तुर्की जो है, तुर्की, जी ये पाकिस्तान का बड़ा एक, पहले भी हमारे वो नीटो सीटों के मायदे भी रहे इनके से, सीटों का मायदा पता नहीं क्या होता था एक दफा। नहीं पाकिस्तान, ऑलरेडी ईरान, तुर्की। हाँ, एक अलग इनका मायदा था पाकिस्तान, तुर्की और 1968 में था वो, 63 में, जी जी जब जी। अयूब खान साहब के दौर में। हम्म उसके बाद पीछे चल रहा था कि तुर्की तक हम ट्रेन चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे थे। हम्म हमारा भाई भी है, वो सिस्टम बहुत था। अब उन्होंने कल 15 को हम्म, शेख मुजीबुर रहमान मरहूम का मुजस्मा अनकरा में अपने कैपिटल में लगवाया है। जी और सबसे बड़ी बात कि वहां पे बांग्लादेश का वजीर खारजा और उनके ऑफिशियल लोग सारे मौजूद थे।
यानी ये मुजस्समा जो है ये नहीं है कि एक दिन मैंने लगा दिया दूसरे उतार दिया, ये एक बड़ा एक पक्का जगह मिल गई, ऑफिशियली जगह होगी पूरी दुनिया में। यानी तुर्की ने उनकी आजादी को, उस वक्त की आजादी की जंग को खराजे तहसीन पेश किया, जो मेरे सादे जो लफ्ज है। असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है कि जो कोई भी कोई किसी दूसरे मुल्क से उसके अच्छे तल्लुकात हो ना, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उसको कि हम जो कुछ भी करें वो तो हमारा दोस्त होगा, और हमारा दोस्त है तो हमारे दुश्मनों का वो दुश्मन होगा। ये आज की इस दुनिया में ऐसा नहीं है, और खास करके स्टेट क्राफ्ट में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तुर्की एक ऐसा मुल्क है कि जिसने, अरबों ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, लेकिन तुर्की ने उसको तस्लीम किया। आज तुर्की उस पर तनकीद भी बहुत कर रहा है। और शेख मुजीबुर रहमान जो है वो आप कह सकते हैं कि 21वीं सदी के उन रहनुमाओं में उसका शुमार होता है जो बहुत रोशन ख्याल, सेकुलर, और जिसने जिस मुल्क की बुनियाद रखी उस मुल्क को उसकी पॉलिसी की वजह से तरक्की मिल रही है जी। और पाकिस्तान आज एक फस्तायत की एक अलामत बन के रह गया है। और खुद पाकिस्तान के अपने रहनुमा जो है वो मौजूदा हुकूमत को फाशिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं। और आपके मुल्क का जो वजीर आजम है वो सारी दुनिया के मुंतखब नुमाइंदों को, उहदेदारों को, सदूर को, वज़रा आज़मों को मुख्तलिफ हल्काबात से वो करता है, जैसे कि इनकी लिखी हुई किताबें जो है वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं जी। और बड़े 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 इदारों के अंदर यानी फिक्र और दानिश के लेक्चर देते हुए जाके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और जी। जो है ना, तो ये बेसिकली एक फस्ताहियत की अलामत सबसे पहले क्या होती है कि खुद नमाई। जी। खुद नमाई के साथ जो है ना वो अपने 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 आप की मोहब्बत में मुब्तला होना और अपने आप को सबसे सुपीरियर समझना। आप यानी मतलब पाकिस्तान बाज़ दफा चीजों को रिपीट करते हुए भी शर्मिंदगी सी होती है, जी। लेकिन चूंकि हालात दिन ब दिन दगरगू हो रहे हैं जी। और पाकिस्तान की माशी हालत दिन ब दिन अबतर हो रही है और पॉलिटिकल क्राइसिस भी बढ़ रहे हैं। बेशक आज इलेक्शंस हुए हैं, उस इलेक्शन में पे भी मैं अभी आता हूँ। जी। ये चीजें जो है वो कोई ऐसी, यानी ये निशानदेही करती है कि जो गलतियां माजी में की गई है वो गलतियां अब भी की जा रही हैं, और इन गलतियों पे इदारे जो है वो साबित कदम है और उनको ये एहसास ही नहीं है कि वो कोई गलती कर सकते हैं। वो समझते हैं कि वो गलती पे कादर ही नहीं है। ये बाकी लोग हैं जिनको हमारी आला और अरफा उसूल और हमारी हिकमत अमली और हमारे जो तर दिमाग हैं इनको समझ नहीं पा रहे हैं। वो लोग जो सवाल उठाते हैं कि भाई मुल्क का बेड़ा गर्क आपने किया है, तो समझते हैं कि ये दुश्मन की जुबान बोलते हैं, उसको दुश्मनों की तरह, दुश्मनों के एजेंटों की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये यानी अलमिया है। दुनिया में लोग जो है ना वो अपने नकादों को, आप देखें सार्तर जो है, सार्तर एक फलसफी था फ्रांस का। जी। और जब फ्रांस जो है वो अलजायर में अपनी कॉलोनी, अपने अपने उस कॉलोनी को अपने साथ रखने के लिए जंग लड़ रहा था, तो सार्तर ने फ्रांस को मुतनब्बे किया और अलजायरियों की आज़ादी के हक में बयान दिया। तो कुछ जी। पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि सार्तर ने फ्रांस के साथ गद्दारी की है और इसको सजाए मौत दी जाए। तो आपको पता है कि उस वक्त के हुकूमत और पार्लियामेंट की अक्सरियत ने कहा कि सार्तर तो फ्रांस है, फ्रांस को कैसे फांसी दी जा सकती है। उसकी तनकीद सर आंखों पे, उसको हम कबूल भी कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रांस को फांसी नहीं दी जाती। तो अपने दानश्वरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जिंदा कौमें होती हैं ना वो इस तरह उठ खड़ी होती है। वो फस्ताइयों की तरह जो है वो सच बात कहने पे उस पे उसको मरने मारने
के लिए जो है वो तुल नहीं जाते। तो ये होता है देखे ना फिर तुर्की। उनका और अपना वो। और दूसरी बात यह है कि तुर्की ने, अब आप देखें कि मसलन गांधी का मुजस्समा कई मुल्कों में, यहाँ यूएन ने अपने उसमें जी लगाया हुआ है। जी, जिनेवा तो में, जी जी। इंसानी आज़ादियों के लिए या जो जो बर्दाश्त के लिए जिन लोगों ने तहरीकें चलाई हैं और उसका सोसाइटी पे नुमाया इम्पैक्ट है, तो दुनिया उनकी उनकी खिदमात के सिले में उनको उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये मुजस्समे लगाना, ये उनके जो है वो किसी ना किसी सड़क को उनके नाम से मौसूल उनकी याद को। रात को था। और इसमें किसी को कोई वो नहीं। अब आप देखें, फर्ज करें कि पाकिस्तान ने महाराजा रंजीत सिंह की एक का मुजस्समा बनाया, अगर के वो टूट गया था तोड़ पीछे। दिया, और जिन्ना साहब का मुजस्समा बनाया तो उसकी ऐनक की उसकी चोरी ऐनक होगा। चोरी हो गई परसों चौथ। तो लिहाजा ये है कि लेकिन उस पाकिस्तान, बंदे ने में यादाश्त ही रखी होगी ना पास, अकीदत होगी, मोहब्बत होगी, कायदे हाँ, उसने कहा कहीं कौवे उठा के ले जाएंगे तो बेहतर ये है कि मैं इसको संभाल, ऐनक में ले लूं। ऐनक मैं ले लूँ। क्योंकि मुजस्समा बना के इन्होंने कौन सा सफाई करनी थी, उसके ऊपर रंग करना था दोबारा। दूसरा ये है ना कि इन्होंने कौन सी कोई जिना वाली ऐनक हो थी, इन्होंने भी तो कोई लंडे बाजार से ही उठाई होगी, कोई मतलब ये कि वो रख दी होगी। जिना साहब ने कौन चलो, सा उठ के पूछ लिया। वो तो फिर मैंने कल वो आपको शेर सुनाई दिया था कि खीर पकाई जतन से, हाँ। चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठ, बैठी ढोल बजा। तो नॉन लीग ये इलेक्शन जीत मार्का, गई है। आह, ये इलेक्शन जो है ना वो लाहौर के इलेक्शन के बाद इसकी भी बड़ी अहमियत थी। वो अहमियत ये थी कि यहाँ तो पीपल्स पार्टी और नॉन लीग का आपस में मुकाबला जी जी करवाया गया। तो जी। वहाँ जरा थोड़ा सा, चूंकि यहाँ शोर पड़ा कि आखिर ये सारी पार्टियां इकट्ठी कैसे गैप हो गई। गैप कैसे हो गई, इकट्ठी कैसे हो गई। हम्म तो वहाँ पर ये थोड़ी सी रिलैक्सेशंस हुई। हम्म तो हम्म। टारगेट जो है वो, जो कंपेन में टारगेट जो है वो ज्यादातर नून लीग की थी। बल्कि पीपल्स पार्टी ने और नून लीग के कई जगहों पे झगड़ों की भी रिपोर्टें आई है। जी जी, वो कल 50 बंदों की जमानत हुई है, उन्होंने तो पीपल्स पार्टी ने पर्चा करवा दिया था। बात यह है कि उसमें इस, आपको पता ही है कि ये जो इलेक्शंस होते हैं ना, जो जिमनी, हम्म। वोट का तनासब कम होता है, वो तो खैर है ही है। नहीं वोट के तनासब को छोड़िए, इसके अलावा जो है ना वो जो हुकूमत वक्त होती है, क्योंकि जी जी जी। नून लीग के दौर में तकरीबन सारे ही जिमनी इलेक्शन जो है ना वो नून लीग नून लीग जीती है, जी जी। जीतती थी। तो एक परसेप्शन अपोजिशन ने ये बना दी थी कि ये इलेक्शन तो होते ही हुकूमतों के हैं जी, जो हुकूमत में बैठा हुआ होता है, लोगों ने हाँ, छोटे मोटे काम करवाने होते हैं तो इसलिए है। आ रहे वो फिर ऐसे ही है। लेकिन ये है कि ये इलेक्शंस जो है वो बेसिकली टेस्ट है अगले इलेक्शंस का। यहाँ पे काम उल्टा हो रहा है ना। तो हाँ, तो वो एस्टेब्लिशमेंट की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। अभी आप देखें ना कि वो टीएलपी भी लड़ी, जी जी और पीपल्स पार्टी भी लड़ी, जी। और पीटीआई भी। पीटीआई भी लड़ी। वो एक दो आजाद भी थे, पता नहीं वो छोटे छोटे थे। तो नॉन लीग ने जो है वो जाहिर है कि अक्सरियत, बड़ी अक्सरियत से इलेक्शन जीत लिया। दूसरे नंबर पे पीटीआई रही, और 14-15 हजार वोट का फर्क है। हाँ, और तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी रही। जी। अब ये नहीं पता कि 2018 के इलेक्शन में यहाँ से पीपल्स पार्टी, नहीं नहीं, पीपल्स पार्टी का बड़ा कम वोट था यहाँ पे वो निशात दाहा साहब जो थे नून लीग के जीते थे। फिर उन्होंने वजीर आला बजदार से मिलके तो 4-5 ग्रुप बनाया था एक इनका। मैंने हो, तो जाहिर है कि इसमें जो है वो, टीएलपी के लिए भी बड़ी कई लोगों के तबसरे थे कि जी साद रिजवी साहब ने जाके अब जलसे की इब्तिदा की है, तो अब बरकत और फैज और नूर की जो उन्होंने 4-5-6 हजार वोट दिए, पता नहीं। हमने 8,000 वोट लिया हाँ, हमने। तो ये भी अच्छा है, एक ऐसी पार्टी जो कल बनी है, अगर उसका वो हर जगह। लेकिन इसका पता है क्या एक असर, ये बात ये है कि ये मैं तो खैर किसी भी, हमारे लिए जो भी सारी जमातें हैं, हम्म, ये जो तारीख खत्म नबूवत को जो वोट मिला है ना, अभी अगर अगर बड़े इलेक्शन भी होंगे ना, तो फिर भी इसी को इतना सब को इतना बड़ा
क्योंकि ये सियासत में असल मुश्किल में है। मैं आपको बताऊं ना कि ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो नून लीग को डराया करती थी। डरा के तो इन पार्टियों को हिस्सा दिलवाती थी नून लीग से। مثلا हम्म, जमात इस्लामी वो जी हर जगह तजी होते थे, इतनी जगह नून लीग के उसके नून जी लीग के कैंडिडेट जो है ना वो इतने वोटों से हार सकता है, इतने वोटों से जीत सकता है। जीत तभी मुमकिन होगी कि जमात इस्लामी का, क्योंकि जमात इस्लामी का वहाँ वोट बैंक ये है। जी जी ये पुरानी टैक्टिस है। आजकल भी आपको पता है ना कि पिछले इलेक्शन में ये मुहिम चलाई गई, और बल्कि टीएलपी के लिए तो लोग यही कहते हैं कि उसको बनाया इसलिए क्या था कि नून लीग का जो वोट है उसको कम किया जाए। वो तो जाहिर हो गया ना, अब तो साफ पता लग तो पता ये चला कि जो है ना वो नून लीग के वोट बैंक पे इस तरह के काउंसलों से कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता लोग देखा ना, इससे इससे आपको अपनी फॉलोइंग का पता रहता है कि जिस वक्त आप हैं पार्टियों के मुकाबले में जाते हैं तो आपके बयानिए को सुनने वाले कितने लोग हैं। शायद वो ज्यादा मिलिटेंट हो। इस सॉरी, इस इलेक्शन में एक और बात बताऊं आपको। जी जी जी। पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों के वोट मिलाकर भी नून लीग से कम हैं। दोनों के वोट मिलाए ना भी, तो हाँ, पीपल इनसे कम है। पीपल्स पार्टी ने तो वही 11,000 वोट लिए है ना। हम्म, तो जी जनाब मतलब यह है कि अब मेरे ख्याल में ठीक है, बड़ी टाइम थैंक यू काफी हो वेरी गया। मच जी। मैं तो अभी मैं तो अभी कंटिन्यू 2 घंटे से सेशन में हूँ वैसे एक और ना। बात कर दूं आपको आज, कि जी जी पाकिस्तान में जो अमेरिका के नामजद सफीर आएंगे ना अभी, जी, उन्होंने आज उन्होंने कहा प्रेस कि कॉन्फ्रेंस किया। मैंने इंसानी हकूक की पामाली और मजहबी इस मुनाफरत पे और कल मतलब यह कि वो कर बात लेंगे, करेंगे। बल्कि आप कल फिर उसका मैं आपको ये मौजूद दे ही देता हूँ। वो ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो आप थोड़ा सा उनकी स्पीच का है जी जी, मैं वो करना कर का लीजिएगा नहीं, तो वो नहीं। तो फिर हम दिखा नहीं सकेंगे, इसलिए नहीं, ट्रांसक्रिप्ट हाँ, आप मतलब मैं लेके आप सुन कर के देता तो हूँ, ठीक है। आप उसके वो मैंने पॉइंट। किया हुआ है, मैं कल ठीक इंशाल्लाह। ठीक। मोहतरम नाज़रीन सामीन, हमारा वक्त का इख्तिताम है, इसलिए माजरत चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह कल मजीद बातें होंगी। वैसे इनको 2-3 दिन तो यही पड़ा रहा कि वो मरियम नवाज का लहंगा कितना महंगा है और उसके बेटे का सूट कितना महंगा है, तो उसके जो पगड़ी बांधी है वो कितनी महंगी है, और ये इलेक्शन हार गए हैं। ये अगर इतनी तवज्जो दी होती तो शायद इलेक्शन में कुछ ना 2-4 हज़ार वोट ज्यादा हो जाता। तो इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। अल्लाह हाफिज, कल फिर मिलेंगे।